नमस्कार, उत्तराखंड की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खेरनी। देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून जिले के थानों में स्थित लेखक गांव में 23 से 27 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय कला, साहित्य एवं संस्कृति महोत्सव का आयोजन हुआ था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिरकत की थी। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि लेखक गांव देश का पहला ऐसा गांव है जिसके कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया और 40 देश के गणमान्य लोग इसमें उपस्थित रहे। 65 देश के लोग इससे जुड़े हैं, 500 से ज़्यादा साहित्यकार इससे जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि जो पुस्तकालय वहाँ पर है उसमें पहले चरण में वहाँ 500 से ज़्यादा पुस्तक होंगी। इसके साथ हर वर्ष 3 प्रकार के उत्सव होंगे। फाउंडेशन का ये लेखक गांव देश का पहला लेखक गांव है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस लेखक गांव के जो 5 दिन का उत्सव 23 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक हुआ है और जिसका उद्घाटन देश के पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी ने किया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और की उपस्थिति में, और बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार और फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी जी की अध्यक्षता में हुई इसकी शुरुआत में तमाम केंद्रीय मंत्री, राज्य स्तर के और देश और दुनिया के तमाम लोग उपस्थित हुए। लगभग 40 देशों के लोग लगातार उपस्थित रहे और 65 देशों के लोग इससे कहीं ना कहीं किसी रूप में जुड़े हैं। देश के हर कोने से यहाँ पर 500 से भी अधिक साहित्यकारों ने 3, 4, 5 दिनों तक लगातार विमर्श किया है। हम लेखक के कुटीर बना रहे हैं, एक बड़ा पुस्तकालय है वहाँ पर जिसमें 1 लाख पुस्तकें पहले चरण में होंगी। अभी शुरुआत हो रही है, ऑडिटोरियम बन रहा है, लेखक अतिथि गृह का निर्माण हो चुका है, नक्षत्र वाटिका, नवग्रह वाटिका और संजीवनी वाटिका जैसे बहुत ही आकर्षक जब पेड़ लोगों से बात करेंगे और उनके निदान करेंगे, ऐसा वो गंतव्य है रचनाकारों का। तो मुझे भरोसा है कि जो हर वर्ष ये 3 प्रकार के उत्सव होंगे, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ऐसे 3 प्रकार के शिखर सम्मान भी स्पर्श हिमालय फाउंडेशन ने देने की घोषणा की है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। आपको लेखक गांव थानों जो देश का पहला लेखक गांव है, आप सबको मैं वहां पर विनम्रता से आपको आमंत्रण देता हूं कि आप अपनी रचना को वहां पर एक दिशा देंगे और आपकी रचनाशीलता से न केवल इस देश बल्कि दुनिया के लोग। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा समापन की ओर है और कांग्रेस यात्रा की शुरुआत से ही भाजपा पर तमाम व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठा रही है। वहीं विपक्ष इस बार की चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की कम संख्या को लेकर भी बीजेपी पर हमलावर है। वहीं भाजपा प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि आपदा के चलते ग्रसित क्षेत्रों में कुछ समय के लिए आवागमन रुका था, जिसके चलते थोड़ी श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखी गई थी, लेकिन स्थिति सुधारने पर तीर्थयात्रियों ने चारों धामों के दर्शन किए। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार की वजह से ही विपक्ष को यात्रा करने का मौका मिला, नहीं तो कांग्रेस अपने एसी कमरे से बाहर नहीं निकल पाती। देखिए, ऐसा है, ये सभी आरोप जो हैं कांग्रेस पार्टी ने झूठे लगाए हैं और पूरे निराधार हैं। जहाँ पे इन्होंने जो अभी यात्रा की बात करी, देखिए बीच में हम सभी जानते हैं कि जो आपदाग्रस्त प्रभावित क्षेत्र थे, वहाँ पे थोड़ा आवागमन रुका था और इस वजह से थोड़ी बहुत श्रद्धालुओं की संख्या में उस वक्त कमी आई थी। लेकिन उसके बाद जो है श्रद्धालु हमारे सभी धामों में आए और उन्होंने दर्शन करके पुण्य लाभ लिया। तो कांग्रेस पार्टी तो हमारी वजह से इवन कांग्रेस पार्टी को मौका मिला कि वो भी वहां पे अपने पदार्पण कर पाई और यात्रा कर पाई, नहीं तो वो तो यहाँ एसी के कमरों से उठ के जाते ही नहीं कहीं पे। अल्मोड़ा जिले के मारचूला के पास कुप्पी गांव के नजदीक एक बस के गहरी खाई में गिरने से 36 लोगों की मौत के बाद अब काशीपुर परिवहन विभाग अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि काशीपुर परिवहन विभाग पहले से ही डग्गा मार वाहनों और ओवरलोडेड वाहनों पर अपनी नज़र गड़ाए हुए रहा है, लेकिन इस घटना के बाद परिवहन विभाग अब और ज़्यादा सतर्क हो गया है। अब एआरटीओ विमल पांडे से वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि घटना वास्तव में बहुत बड़ी हृदय विदारक घटना है और इसको लेकर अब काशीपुर में चलने वाली बसें हों या पहाड़ों पर चढ़ने वाली बसें, उन पर पूरी नज़र रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि वैसे तो समय समय पर गाड़ियों की फिटनेस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और कोई व्यक्ति समय निकालने के बाद फिटनेस नहीं करवाता है तो उनके द्वारा
उस व्यक्ति को नोटिस भी जारी किया जाता है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि इस घटना से पूरे उत्तराखंड को सबक मिला है। अब इस तरीके की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए अभी से ही कमर कस ली गई है। लगातार हमारे काशीपुर, बाजपुर, जसपुर क्षेत्र में हम लगातार ही जो पैसेंजर व्हीकल है उनको भी चेक करते रहते हैं और ओवरलोड के भी चालान लगातार होते रहते हैं, चाहे वो मैजिक हो या बसेज हो या प्राइवेट जो कमर्शियल यूज़ करते हैं। अभी एक गाड़ी सीज हुई है अभी मेरे सामने, वो लगातार वो कार्यवाहियाँ चल रही हैं। और जो मुझे लगता है इस जो दुर्घटना से सीख वाली बात है, तो मुझे लगता है कि जो समय होते हैं जब जैसे कि त्योहारों का मौका है, शादियों के सीज़न होते हैं या बच्चों की गर्मी की छुट्टियों के बाद जो सीज़न होते हैं, जब बहुत सारे भारी मात्रा में लोग अपने प्रदेश को वापस लौटते हैं और तो ऐसी स्थिति के समय में वाहनों के, बसों के फेरे बढ़ाए जाने पर हम विचार कर रहे हैं। इस संबंध में आरटीओ सर से भी मेरा डिस्कशन हुआ था और चूँकि जनता को आना जाना होता है और व्हीकल अगर कम होती हैं तो फिर वो ओवरलोड की स्थितियाँ बनती हैं, तो ऐसी स्थितियाँ ही ना बने, उन पर हम विचार करें कि कैसे कैसे में ऐसे स्थितियाँ बनाएं कि ये स्थिति ना आए कि लोगों को ओवरलोड चलना पड़े। तो ऐसे मौक़ों पर जब भारी संख्या में लोगों का आना जाना होता है, त्योहारी सीजन, विवाह के या ऐसे मौके जब होते हैं, तो वाहनों के फेरे बढ़ा जाने पर विचार करने का काम रहेगा और बाकी चेकिंग का काम जो हम करते हैं वो लगातार करते रहेंगे, भविष्य में भी जारी रहेगा। बात की जाए जिस तरीके से पहाड़ पे चढ़ने वाली गाड़ियां हैं, उस पर जो है ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब यहाँ से तो कोई गाड़ी पहाड़ पर चढ़ती नहीं है, तो मेरा क्या मैं इसमें बोलूँ, पर ठीक है, पहाड़ पे चढ़ने वाली जो गाड़ियाँ हैं, पहाड़ों में और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है वाहनों को लेकर के, क्योंकि पहाड़ पर्वतीय मार्गों की स्थितियाँ अलग होती हैं। वहाँ पर विशेष ध्यान ओवरलोड से लेकर के गाड़ी की फिटनेस से लेकर के गाड़ी की टायरों की कंडीशन और उनको विशेष रूप से ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। लेकिन चूँकि अब यहाँ पे तो कोई पर्वतीय क्षेत्र नहीं है, इसलिए मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं है। बट मेरा अनुभव, चूँकि मैंने पहाड़ में नौकरी की है, तो ये है कि वाहनों को वाहन स्वामी को खुद भी सचेत होना चाहिए, क्योंकि ये उसकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि इस समय वाहन स्वामी के ऊपर भी बहुत मुसीबत आई है जो दुर्घटना हुई है। देहरादून शहर में स्ट्रीट लाइट्स हमेशा से ही एक बड़ी परेशानी रही हैं। ऐसी कई स्ट्रीट लाइटें हैं जो बीते कई समय से पूरी तरह ठप पड़ी हुई हैं, जिसका संज्ञान लेकर देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने पिछले दिनों नगर निगम की दर्जनों टीमों को धरातल पर उतारकर स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत का जिम्मा सौंपा था। वहीं इन सभी टीमों ने मिलकर 12 दिन में 12,000 से ज़्यादा स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत की है और बाकी बची हुई लाइट्स के चिन्हीकरण की प्रक्रिया भी गतिमान है। देखिए, लगभग 3rd वीक ऑफ अक्टूबर में हमने अपनी जो निगम की टीम्स थी वो धरातल पर उतारी थी और उसके पश्चात जो अभी तक मेरा डेटा है उसमें लगभग 12 दिन में इन्होंने 12,000 से ज़्यादा लाइट्स रिपेयर की हैं। इसमें हमारे सीएम हेल्पलाइन, निगम और डिज़ास्टर कंट्रोल लाइंस का डेटा भी सम्मिलित है, प्लस जो हमारे पार्षदों से, कम्युनिटी ग्रुप से, मीडिया के माध्यम से जो जहाँ पर भी बल्क एरियाज हमारे अफेक्टेड थे उनको प्रायोरिटी पे टेकअप किया गया है। अभी भी ये टीम्स अपना वर्क कर रही हैं ग्राउंड पर और अभी जो हमारी रूटीन मेंटेनेंस की कंप्लेंट्स आती हैं कि कहीं पर किसी एरिया में 10% लाइट्स ख़राब हैं, 5% जो स्पोरेडिक वे से रेगुलरली चलता ही रहेगा मेंटेनेंस का काम। अब ये टीम्स उस कार्य को देख रही हैं। जो हमें अभी प्रिलिमिनरी फीडबैक प्राप्त हुआ है, तो जो बल्क एरियाज हैं वो ऑलमोस्ट कवर कर लिए गए हैं। जो लाइट्स की उपलब्धता है, नई लाइट्स की, वो भी निरंतर हमारा साइकिल गतिमान है। अभी भी हमारे इन्वेंट्री में लगभग 1,500 लाइट्स उपलब्ध हैं। तो इट सीम्स कि अभी सिचुएशन थोड़ी सम्मानजनक है, इम्प्रूव्ड है और जहाँ पर पूरा मोहल्ला, पूरी कम्युनिटी, पूरी सोसाइटी अफेक्ट हो रही थी, अग्रीव्ड थी, तो वैसी स्थिति अभी न्यून हो गई है। उत्तराखंड की परंपरा को संजोने को लेकर मनाए जाने वाला गढ़ कोथिक मेले का आयोजन किया जा रहा है। गढ़वाल भातृमंडल संस्था की ओर से इस बार 23वें गढ़ कोथिक मेले का आयोजन किया जा रहा।
गढ़ कोथिग मेले में प्रदेश के पहाड़ी अंचलों की संस्कृति, साथ ही रहन सहन व खान पान को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। साथ ही पहाड़ के युवा वर्ग जो सेब की खेती व अन्य प्रकार से स्वरोजगार प्राप्त कर रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं, उनको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने को लेकर किया जा रहा है। बड़ा दुखद विषय है। इसमें मानसिक संवेदना और इसका जो है दुखद सूचना प्राप्त हुई है। इसमें हमारा राज्य पूरा इसमें शोक की लहर में डूबा हुआ है। सारा अमला इसमें है। अब कोशिश तो ये थी कि हमारी इसमें रह जाए, लेकिन इसकी जब भव्य तैयारियां हो चुकी हैं तो इसमें जितना भी सूक्ष्म रूप से मनाया जा सके भाई उनको भी लिए श्रद्धांजलि तौर पे हम इस कार्यक्रम को रखेंगे। और जो भी हमसे सहायता बनेगी, कहा नहीं हमने, हमारा ये संस्था ही सहायता के लिए बनी है और हमने भूकंप में किया है, आपदाओं में किया है और हर चीज़ में, कोरोना में भी हमने बहुत बड़ा मदद की है लोगों की, क्षेत्रीय लोगों की, बाहर के लोगों की। तो इसमें भी हमारी कोशिश रहेगी कि उन लोगों की जरूर मदद करेंगे। मसूरी रोपवे की सुरक्षा की जांच को लेकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका परिषद मसूरी, फायर सर्विसेज मसूरी, पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने मॉक ड्रिल की। इस दौरान रोपवे में फंसे यात्रियों को सकुशल निकाला और रोपवे की सुरक्षा का जायजा लिया। मॉक ड्रिल के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा टीमें बनाकर रोपवे में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया। मैं अजय पंत, सहायक सेनानी, असिस्टेंट कमांडेंट जीडी 15वीं वाहिनी एनडीआरएफ से यहाँ पर मॉक एक्सरसाइज करवाने के लिए आया हूँ। आज जो है मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया था। जैसे कि आपको पता है गन हिल में जो है रोपवे है और यहाँ पर कभी भी कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, तो इसके लिए हम अपनी तैयारी करते हैं, जिसमें सभी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, पुलिस और अन्य जो भी प्रशासन के जो भी यहाँ पर ऑफिसेज हैं उनके जो भी कर्मी हैं उसमें भाग लेते हैं। साथ में मेडिकल इत्यादि वगैरह जितने भी हैं उन सबको यहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के लिए एक्सरसाइज कराई जाती है, ताकि अगर विषम परिस्थितियाँ कभी इस प्रकार की घटना कोई होती हैं तो उसमें किस प्रकार से जो है टूरिस्ट या जो भी यात्री उसमें ट्रॉली में या रोपवे में उसको जो है सकुशल हम जो है वहाँ से निकाल सकें। सर किस किस तरह की सामग्री की इसमें आवश्यकता पड़ती है? सामग्री जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, इसमें एक तो वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, जो कि रोप क्वालिफाइड होता है, जो कि हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबी के कर्मी जो भी हैं सभी अपना रोप में काफ़ी दक्षता है इनकी। ताकि आप जो रोप देख रहे हैं काफ़ी वेट उठाने की क्षमता रखता है। इसका 2000 केजी तक जो है रोप वेट उठा सकता है। इसके अलावा इसमें कैरावीरा, पुली और अन्य जो साधन है उनका इसमें इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपको पता ही है, हमारी मसूरी में ये घूमने फिरने के लिए पर्यटकों के लिए एक रोपवे बना है गन हिल पॉइंट तक जाने के लिए। चूँकि उसमें सुरक्षा का भी एक मुद्दा रहता है, उसकी जांच परख के लिए आज विभिन्न विभागों की एक टीम गठित करके उसका एक मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें हमने उस तरह का एक पैटर्न अपनाया कि अचानक हमारी ट्रॉली रुक गई है और हमारे जो पर्यटक हैं उसमें जो सवार थे उनको सुरक्षात्मक रूप से निकाला गया और सभी लोगों को हमने इसमें प्रशिक्षण भी दिया है और स्थानीय लोगों को बताया कि इस तरह की मॉक ड्रिल को देखें और सुरक्षा संबंधी बिंदु समझें, ताकि भविष्य में कोई इस तरह की चूक ना हो सके। इसमें हमारे आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस विभाग, फायर ब्रिगेड और स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस सहित सभी विभाग इसमें यहाँ पे रहे हैं। तो क्या बढ़िया तरीके से हो गया? सब बहुत अच्छे से रहा और उसका पूरा एक हमने डेमोन्स्ट्रेशन किया है। उसी तरह से ट्रॉली में कुछ हमारे आदमी फंसे हुए पाए गए, जिसे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से सुरक्षित निकाल कर भेजा गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने लाल कुआं कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कर्मचारी आवास, मालखाना, बैरिक, शस्त्रों व अभिलेखों का गहनता से निरीक्षण किया। उन्होंने कोतवाली में लंबे समय से खड़े लावारिस वाहनों के निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि कोतवाली के निरीक्षण के दौरान सभी अभिलेख सही पाए गए। साथ ही उन्होंने कोतवाली में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने, ड्यूटी रजिस्टर को मेंटेन रखने तथा सर्विलेंस सिस्टम को और अधिक मजबूत रखने के अधीनस्थ कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए। लालकुआं थाने का आज वार्षिक निरीक्षण था, तो इस संदर्भ में यहाँ के भवन का
इसके साथ ही जो कर्मचारियों के रहने के जो स्थान है बैरकों का, उनका मैस का कनेक्शन किया गया है। साथ ही काफ़ी लंबे समय से लंबित पड़े जो माल हैं, चाहे वो वाहन हो या अन्य हैं, उनके निस्तारण के संदर्भ में निर्देश दिए गए हैं तथा साथ ही यहाँ पर रजिस्टरों के रखरखाव और जो हमारे हथियार हैं उनके रखरखाव को लेकर भी निरीक्षण किया जा रहा है। CCTNS और बाकी जितने भी हमारे पोर्टल हैं उनमें जो डाटा अपडेशन है उसका भी आज निरीक्षण किया गया है कि डाटा अपडेशन की स्थिति क्या है। साथ ही आम जनता जो आती है उनके लिए जो एक हेल्प डेस्क बना रखा है यहाँ पर, उसमें एंट्रीज किस तरीके से हो रही है और आम जनता की जो शिकायत है उन पर कार्रवाई किस तरीके से हो रही है उसका फॉलोअप भी यहाँ पर किया गया है। जो निरीक्षण है उसमें चीज़ें जनरल तौर पर ठीक पाई गई है मालों के रखरखाव को लेके, और जो हमारा CCTNS और बाकी पोर्टल जो हैं उनमें जो डाटा अपडेशन होता है उसको लेकर निर्देश जारी किए गए हैं कि उसमें और क्वालिटी लाई जाए। बाकी जो हथियार हैं उनके संदर्भ में जो है कर्मचारियों के प्रश्न के संदर्भ में निर्देश दिया है। पौड़ी के थाना पैठानी से 5 नवंबर को लापता युवती को पुलिस ने बरामद किया है। पौड़ी पुलिस द्वारा अथक प्रयासों से गुमशुदा युवती को कोटद्वार से बरामद किया गया। गुमशुदा युवती से पूछताछ करने पर यह तथ्य सामने आया है कि युवती की कुछ अश्लील वीडियो विशेष समुदाय के युवक ने सोशल मीडिया पर वायरल की हैं, जिस कारण युवती बदनामी और डर के कारण घर से भाग गई थी। वहीं SSP पौड़ी ने बताया कि अभियुक्त शाहनवाज के विरुद्ध थाना पैठानी में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अभियुक्त शाहनवाज मिर्जा को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं पैठानी बाजार के सभी दुकानदारों द्वारा इस घटना के विरुद्ध में बाजारों को बंद रखा गया। थाना पैठानी क्षेत्र के अंतर्गत देर रात्रि हमारे पास एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें ये बताया गया कि एक युवती है जो कि कल दिन से घर से चली गई है और एक युवक के द्वारा युवती का एक फोटो वीडियो जो है सोशल मीडिया पर डाला गया है, जिसका संज्ञान लेते हुए हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए तो मुकदमा पंजीकृत किया और मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत देर रात्रि में हम लोगों ने टीम रवाना की और टीम्स के द्वारा उक्त युवती को कोटद्वार से हम लोगों ने बरामद कर लिया और बरामदगी के उपरांत जो इस घटना में संलिप्त युवक है इसको भी हमारी टीम्स के द्वारा बिजनौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। उक्त अभियुक्त को मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत आज गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। साथ ही साथ आपके माध्यम से मैं जनता से अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार से हमारे पास घटना का हमें शिकायत मिली, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसकी संवेदनशीलता को समझते हुए युवक को भी गिरफ्तार कर लिया है और युवती को भी कुछ ही चंद घंटों में बरामद भी कर लिया है। मेरा समस्त स्थानीय जनता से अनुरोध है कि कृपया सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखें और पुलिस इसमें ठोस से ठोस कार्रवाई अमल में ला रही है और हम जो भी इसमें तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई बनती है उसके अंतर्गत हम ठोस कार्रवाई इसमें करने की लालकुआं में 150 से अधिक दुकान स्वामियों को वन विभाग द्वारा दिए गए अतिक्रमण खाली करने के नोटिस को लेकर स्थानीय दुकान स्वामियों में भारी विरोध देखने को मिला है। स्थानीय दुकानदारों ने वन विभाग पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। बताते चलें कि बीते दिनों तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर डिवीजन की टांडा रेंज के अंतर्गत लालकुआं स्थित VIP गेट तथा ट्रांसपोर्ट नगर में 150 से अधिक दुकान स्वामियों को खाली करने के नोटिस जारी किए गए, जिसमें 8 नवंबर तक का समय दिया गया है, जिसके बाद से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। मिले नोटिस के बाद स्थानीय दुकान स्वामियों ने क्षेत्रीय विधायक से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई, जिस पर विधायक ने उन्हें उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। वन विभाग ने नोटिस दिया है हमें अब 8 नवंबर का। 8 नवंबर के बाद कह रहे हैं हटा दिया जाएगा, जिसमें हम पिछले 15-20 साल से यहाँ अपना गुजर बसर कर रहे हैं और एक कम से कम 40-50 परिवार हैं यहाँ जो सभी परेशान हो गए हैं। जब से नोटिस आया है पूरा गांव हमारा परेशान हो गया है, जिसके विषय में आज हम विधायक जी के पास भी गए थे। विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम कोशिश करेंगे इसमें, लेकिन ये जो जब से DOPO ने नोटिस दिया है यहाँ पूरा हड़कंप मच गया है। तो मतलब हमारे गाँव में पूरा सरकार से हमारी यही मांग है, मतलब या तो हमें थोड़ा समय दें इस विषय में या फिर हमारे कहीं गुजर बसर के लिए कहीं कुछ करें, व्यवस्था करें। कहीं और जितने परिवार हैं यहाँ पे 40-50 परिवार रह रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके रहने की व्यवस्था की जाए। हटाएंगे तो आंदोलन तो करना पड़ेगा भैया, 15-20 साल से रह रहे हैं, सारे बच्चे यहीं हैं, इतने सालों से यहीं संघर्ष किया है हमने,
ये नोटिस इस साल ही नहीं, हर साल नोटिस आते हैं हमारे पास। तो रमजान में यहाँ से नोटिस दिया है, यहाँ से हटाने का नोटिस दिया है। हम उनसे यही कहते हैं कि हम 20-25 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, हमारा यहाँ पे कारोबार चल रहा है, 20-25 साल से हमें अचानक हटाने को क्या रखा, हम ऐसे कैसे हट जाए आप बताइए। और हमने भी माननीय विधायक जी से भी बोल रखा है, विधायक जी ने हमें बहुत सहारा दिया है, हम उनके ऊपर भरोसा है हमें, उन्होंने भी जाके बात करी है हमारे लिए, देखते हैं क्या होता है। हम तो हमारे यहाँ पे 20-25 साल से हम यहीं पे कारोबार कर रहे हैं। आगे हमारा ये नोटिस में हटाने के लिए क्या रखा है, और हम तो अपने आगे की हम बात रखेंगे, अपने पक्ष की लड़ाई लड़ेंगे, हम अपने रोजगार के लिए लड़ेंगे, हम हर चीज के लिए लड़ेंगे। हम भी यहाँ पे हैं, हमारा परिवार चलता है, हमारा यहाँ पे कारोबार है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे हम ये तो है नहीं कोई नए आगे बैठे हैं, हर कोई जानता है 20-25 साल से यहाँ पे होटल चला रहे हैं, आज से नहीं बहुत पहले चला रहे हैं। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमें ऐसे उजाड़ा ना जाए, हमारा कारोबार है, हमें चलाने दिया जाए। देखिए, वन विभाग की जो कार्रवाई है ये तो बिल्कुल अनुचित कार्रवाई है, एक तरफा कार्रवाई है, क्योंकि दुकानदारों से कोई भी इन्होंने अपना पक्ष नहीं जाना है। क्योंकि यहाँ पर दुकानदार जो भी है गरीब तबके के यहाँ रहते हैं, गरीब लोगों की रोजी रोटी का संकट भी आ जाएगा। और लगभग 40-50 साल के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, अपने परिवार का जैसे भी होता है मेहनत मजदूरी करके पालन कर अपने पेट भरने का, बच्चों का पूर्ण पोषण कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अधिकतर जो लोग हैं वो गरीब तबके के हैं, कोई मोटर मैकेनिक है, कोई रोटी वाला है, कोई चाय वाला है, कोई होटल वाला है। अगर ये कार्रवाई एक तरफा अगर होती है तो इन लोगों के लिए रोजी रोटी का संकट आ जाएगा। इससे हमारी यही है कि एक तरफा कार्रवाई ना करके इसको पहले समझा जाए। क्योंकि ये एक तो यहाँ पर नर्सरी की दीवार है, नर्सरी की दीवार जो भी 40-50 साल पहले जो खींची गई थी वो यही खींची गई थी क्योंकि उन्होंने अपनी जमीन पूरी लेने के बाद ही दीवार खींची थी। और उस दीवार के आगे लोग बैठे। अभी जो NH का जो मामला था तो उसमें जब NH आ रहे थे लोगों ने अपनी जब NH ने उन लोगों से कहा कि दुकानें आ गई, तो लोगों ने अपनी दुकानें तोड़ करके उनको छोटी की। छोटे रहने के बाद में वो जैसे कैसे अपना गुजर बसर कर रहे थे, ऊपर से वन विभाग ने नोटिस दे करके क्षेत्रीय विधायक माननीय विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि आपको यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो सरकार से जो भी मदद चाहिए वो सरकार मिलेगी, क्योंकि सरकार किसी को उजाड़ने का काम नहीं करेगी। स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन की तरफ से मिशन हेल्दी इंडिया के तहत देहरादून में 17 नवंबर से अगले 6 महीनों तक प्रत्येक रविवार निःशुल्क मधुमेह जांच और जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन के संरक्षक और वरिष्ठ समाजसेवी सचिन गुप्ता ने कहा कि आजकल देखने में आ रहा है कि हर तीसरा व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है और अधिकतर गरीब तबके के लोग इससे ग्रसित हैं, जिन्हें इसकी जानकारी भी नहीं है, जिसे देखते हुए ये अभियान रखा गया है। उन्होंने कहा कि पूरे देहरादून की बस्तियों में हम मोबाइल वैन के माध्यम से हम निःशुल्क खून की जांच करेंगे, जिसमें PPE, फास्टिंग, रैंडम शुगर और HbC1 जैसी जांचें शामिल हैं। देखिए, आज देखने में आया है कि हर तीसरा व्यक्ति मधुमेह रोग से पीड़ित है और अधिकतम ये देखने में आया कि जो गरीब तबके का व्यक्ति है, बस्तियों में रहने वाला व्यक्ति है, जो रोजाना मजदूरी दिहाड़ी करने वाला व्यक्ति परिवार है, वो इस रोग से ग्रस्त भी है और अभिज्ञ भी है। उसको जानकारी नहीं है कि उसको ये रोग हो रखा है। और जब हमने अभी कुछ महीने पहले ये एक अभियान चलाया था निःशुल्क खून की जांच का, तो उसमें अधिकतम जो हमारे सामने रिपोर्टें आई उसमें हमने देखा कि ये मधुमेह से पीड़ित है और दवाई किससे ले रहा है, केमिस्ट से जाके मांग रहा है कि मेरी कमर दर्द है, मुझे बुखार लग रहा है, मेरे को जो है सर भारी लग रहा है, या तमाम तरीके की ऐसी बातें। और या फिर अपने अड़ोस पड़ोस के किसी डॉक्टर से जाके दवाई ले लेता है, जिससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है वो और अन्य रोगों से घिर रहा है। तो हमें ये आवश्यकता महसूस हुई कि गरीब व्यक्ति जो कि ना तो अस्पताल जा पा रहा है, ना पैसे के अभाव के कारण से जो है अपनी खून की जांच करा पा रहा है, तो स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन के माध्यम से हमने ये अभियान के रूप में हम इस कार्यक्रम को आगामी 17 नवंबर से शुरू करने जा रहे हैं। और पूरे देहरादून में जो है बस्तियों में हम मोबाइल वैन के माध्यम से जो ऐसी निःशुल्क खून की जांच, जिसमें PPE, फास्टिंग, रैंडम शुगर और HbA1C, वेट, हाइट, तमाम तरीके के जो है जांचें जो है हम निःशुल्क वहाँ पे कराने वाले हैं, ताकि जो है उस व्यक्ति को जिसको ये जानकारी नहीं है कि मुझे रोग क्या है या मुझे डायबिटीज है और मुझे दवाई उसकी क्या लेनी चाहिए, तो उसको उस रोग की जानकारी हो जाए, उसका निःशुल्क जांच हो जाए और वो सही ट्रीटमेंट ले सके। तो स्वस्थ नागरिक स्वस्थ दून को लेकर ये एक अभियान हमारे माध्यम से स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन के माध्यम से प्रारंभ किया जा रहा है और आशा है
कि जो लोग इन रोगों से ग्रस्त हैं और या फिर जो है स्वास्थ्य से अपेक्षित हैं, उस तक जो है स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन संस्था जो है नीचे तक जाए और उनको ये लाभ पहुंचाए। स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन के हमारे अध्यक्ष भाई आयुष खोलिया जी जो है इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं। साथ में हमारे देहरादून के वरिष्ठ समाज सेवी हैं, वेगा ज्वेलर्स के प्रबंधक भाई हरीश मित्तल जी, हमारे सुमित गर्ग जी, सागर चौधरी जी, और साथ में जो है जो विशेष रूप से क्योंकि खून की जांच निःशुल्क होनी है उसमें, तो उसमें बोठियाल लैब जो देहरादून में टर्नर रोड पे स्थापित है। खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल उत्तराखंड की खास खबरों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।